नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 31 अगस्त 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमारे पास में एक तो इशू है पाकिस्तान में जो फ्लड्स आ रही हैं उसको लेकर के। दूसरा जो इशू रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उस कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो अंडर सील अभी रखी गई हैं, ये कह के कि भाई अगर इसको ओपन कर दिया जाएगा तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है। ठीक है जी। तो ऐसे में राइटर जो है वो ये बताना चाहेंगे कि भाई क्या और ठीक से किया जा सकता था प्रोसेस में, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें। इसके अलावा अर्बनाइजेशन को लेकर के लिए आर्टिकल है। ऐसे करके 3 इश्यूज हैं, देखते हैं इन तीनों को। फर्स्ट आर्टिकल है द सेम कैलेमिटी। देखो, आपको पता है पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है, हम लगातार न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपील की है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई आप हमारी हेल्प करो। इस परिस्थिति में इंडिया भी अपनी तरफ से हेल्प के लिए रेडी है, ठीक है। तो जो परिस्थितियां पाकिस्तान में हो रही हैं वो परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा ग्रेवर सिचुएशन शो कर रही हैं और ये साउथ एशिया में कॉमन है, ठीक है। अब हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको अगर हम डिवाइड करें तो आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, पॉलिटिकली डिवाइड कर सकते हो, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवीजन कर सकते हो, बट ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो एक कॉमन यूनिट है, राइट। हम बोलते हैं ना साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो कुल मिलाकर के ज्योग्राफिकली तो मैच करता ही है ना, इसीलिए कॉमन कैलेमिटी, क्योंकि सेम परिस्थितियाँ इंडिया में है, बस केवल वायरिंग की हुई है, फेंसिंग की हुई है। वही थार डेजर्ट उधर जाकर के एक्सपेंड करता है, वही जम्मू कश्मीर से एक्सटेंड करके उधर वो खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया आ जाता है उधर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज्योग्राफिकली हम डिवाइडेड नहीं है, राइट। अब पॉइंट यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, राइट। देखो, अगर हम 2001 की बात करें, जब हमारे यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तब पाकिस्तान की तरफ से हमें असिस्टेंस मिली थी। 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तब हमने असिस्टेंस भेजी थी। 2005 में जब कश्मीर में अर्थक्वेक आया था तो उस टाइम पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, उस टाइम पर भी कॉपरेशन देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के एक कोलैबोरेटिव मैनर में दोनों कंट्रीज ने काम किया और डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म पे फोकस रखा। अच्छा, 2005 का जो इवेंट था जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर अर्थक्वेक वाला, उसमें तो कुछ आगे भी बातें हुई थी शांति स्थापित करने की, वो बात अलग है कि फिर बाद में मामला सेटल नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा 2014 में कश्मीर में फ्लड्स आती है, उस टाइम पर भी हेल्प भेजी जाती है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को। तो ओवरऑल अगर देखी जाए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, राइट, तो कुल मिलाकर के देखी जाए तो ज्योग्राफिकली हम देखें तो मोर और लेस हम कनेक्टेड है। अच्छा, इसके पीछे अभी बाढ़ के पीछे मेन मैकेनिज्म, मानसून सीजन ज़बरदस्त बारिश कर गया वहाँ पे, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी ज़्यादा बारिश कर गया। एक्सप्लेन पेज हम अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो मानसून सीजन होता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर का होता है। वहाँ पे जून में इतनी इम्पैक्ट नहीं आती जितनी हमारे आती है, ठीक है, क्योंकि फिर राजस्थान में हमारे सबसे लेट रेनफॉल रिसीव होता है जैसलमेर वाले में, और जैसलमेर के बाद में फिर आता है पाकिस्तान की शुरुआत होती है, राइट, वेस्टर्न फ्रंटियर की अगर हम बात करें। तो कुल मिलाकर के जून महीने में अब की बार, हमेशा जुलाई से शुरू होता है वहाँ पे मानसून, अब की बार जून महीने में आउटब्रेक हो गया। फिर जून महीने में थोड़ी बहुत बारिश होने के बाद में जून और जुलाई दोनों सूखे गए, और फिर बाद में अगस्त महीने में ज़बरदस्त रेनफॉल रिसीव हुआ, जो कि वहाँ पर एवरेज देखा जाता है कि मानसून सीजन में 116 mm के लगभग रेनफॉल वहाँ पर 116 mm के लगभग वहाँ पर रेनफॉल रिसीव होती है। पर अब की बार रेनफॉल रिसीव कितना हुआ, 364 mm के लगभग, सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर, इस अगस्त महीने में। हालत हो गई ख़राब, नदियों में पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँच गया। तो पहले तो ड्रॉट्स का आना और फिर एकदम से बरसात का तेज़ आना, ये परिस्थितियाँ बिगाड़ गई। लगभग नॉर्मल टाइम्स के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा बारिश रिसीव हुई है पाकिस्तान में, अभी हम बात करें अगस्त मंथ की। अब सवाल ये है कि क्या ये क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। देखो, साइंटिफिक कम्युनिटी अभी इस पर काम कर रही है। बाकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर लगातार राइज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज भी अपने आप पे। देखो, वेदर और क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस क्या आता है। वेदर तो क्या होता है, स्विच करता है कुछ मिनट कुछ घंटों में, ठीक है, जबकि क्लाइमेट आपको पता है कि क्लाइमेट तो लॉन्ग टर्म आप ट्रेंड देखते हो किसी भी जगह का। तो क्लाइमेट और वेदर मोर और लेस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर क्लाइमेट लॉन्ग टर्म की बात करती है और हम वेदर की बात करें तो वेदर क्या होता है शॉर्ट पीरियड में।
तो फिलहाल तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग एक पॉइंट बन के आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्लोबली अगर हम देखें। इसकी वजह से फिर रिवर्स का जो पानी का लाने का जो वॉल्यूम है वो भी राइज हो गया। अब ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें कॉलोनियल लेगेसी मिली हुई है। ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम थे, डिवीज़न हुआ 1947 में, तब से लेकर अभी तक हमने हमारी जो सिटीज़ हैं उनकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं की है। तो ऐसी परिस्थितियों में पानी अगर अचानक से आता है सिटीज़ में तो चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। ठीक है, ना प्रॉपर हमने अर्बनाइजेशन पे फोकस किया, इस वजह से थोड़ी सी बारिश में भी परेशानी हो जाती है। पाकिस्तान में भी वही हाल है जो हमारे ब्रह्मपुत्रा वाले रीजन में देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। कैसे कि जहाँ रिवर का एक एम्बैंकमेंट फिक्स किया हुआ है, मान लो कोई बाउंड्री क्रिएट कर दी, अब वहाँ पर टाइम टू टाइम रिपेयरिंग नहीं करोगे तो वो डैमेज होगा तो जिस दिन पानी ज़्यादा आएगा उस दिन वो पानी निकल करके फैल जाएगा चारों तरफ। एग्जैक्टली यही वहाँ पर हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इशू है फ्लड्स वाला, ये बहुत ज़्यादा कॉमन कैलेमिटी शो करता है। इसके अलावा सिमिलैरिटीज़ में कॉलोनियल लेगेसी है ही अर्बन प्लानिंग में, फ्लड मैनेजमेंट में भी वही चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, एकदम प्रॉपर मैनर में अर्बनाइजेशन या जो सेटलमेंट है वो नहीं किया गया। इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में रेनफॉल करवाता है वही अल्टीमेटली पाकिस्तान में जाके रेनफॉल करवाता है। इसके अलावा हिमालयन ग्लेशियर्स से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, वो जो एंटर होंगी तो वो होगी, आप रोक लो नदियों को अगर रोक सको तो, पर नदियों में भी एक क्वांटिटी से ज़्यादा पानी अगर है तो वो जाएगा, वो पास होगा ही, फिर बॉर्डर्स नहीं देखेंगी नदियाँ, और वही एग्जैक्टली हुआ है। अभी बाढ़ आ गई तो फिर आप ये डिसाइड कर लो कि हाँ जी इस नदी का ये बॉर्डर है, इससे आगे इधर उधर कुछ नहीं निकल सकती, वो रिवर्स ने उन एम्बैंकमेंट्स को तोड़ दिया। ठीक है, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने थार डेजर्ट का नाम लिया, थार डेजर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा बेशक राजस्थान में है, इंडिया में है, पर उससे आगे अगर निकलोगे सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ पर कितना ज़्यादा एक्सपेंडेड है, राइट। इसके लिए क्या ज़रूरत है, एक रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको साथ में आना चाहिए, क्योंकि सबकी जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो कॉमन है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान वैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC में दोनों साथ में मिलकर के आवाज़ उठाते हैं। क्या, एक तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, इंडिया तो हमेशा बोलता ही है, पाकिस्तान भी इस बात में हाँ मिलाता है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़, पाकिस्तान तो अभी बहुत पीछे है नो डाउट, अभी उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, पर इंडिया अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले ही वजन डाल दिया कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम है, आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, इकोनॉमी में ट्रांजिशंस लाने पड़ेंगे। तो ऐसे में डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इन्होंने क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आउटब्रेक हुआ था तब से लेकर अभी तक बहुत एमिशन किए हैं। इस बात पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में आकर के बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही दबाव क्यों, राइट। मेन जो रीज़न है, मेन जो कारण है वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा साउथ एशियन गवर्नमेंट्स हैं वो रिवर्स को, माउंटेन्स को, इनको देखें, ज्योग्राफी पर ध्यान दें। वहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब एस्पेक्ट्स को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिडरेशन में ले जाया जाता है। इसका मतलब हम हमारी डिप्लोमेसी में जब हम पॉलिटिकली एंगेज करते हैं वहाँ पर फिर इश्यूज आ जाते हैं दूसरे, इसकी वजह से हम बॉर्डर से डिवाइडेड हैं और उन चीज़ों को हम कंसिडर ही नहीं कर पाते हैं, सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। आसियान 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, आसियान के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका ड्राफ्ट अभी रेडी हुआ है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट ऑन। ये स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो डेवलप की। अभी आसियान कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, इनमें भी क्लाइमेट मोर और लेस एक जैसी है, और वहाँ पर भी जो एक कहते हैं ना कि मैरीटाइम ज़्यादा क्लाइमेट डोमिनेट करती है। ठीक है, जबकि पाकिस्तान इंडिया में हमारे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ज़्यादा डोमिनेट करेगी, कारण कि जो ओशन से कनेक्टिविटी है वो तो इंडिया के जो पेनिनसुलर रीजन में वही ज़्यादातर है। बाकी पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो वो थोड़ा सा नॉर्दर्न रीजन में आ गया, राइट। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारे हिसाब से साउथ एशियन कंट्रीज़ को साथ में आकर के कोलैबोरेटिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है, तब जाके क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज आ रहा है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। और ये चीज़ हम आसियान के द्वारा की हुई एफर्ट से लर्न कर सकते हैं स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, रिवर फ्लो, फ्लड्स, रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंसी हम बढ़ाना चाहते हैं,
जिससे कि हम जैसे देखा जाए आज एक करेक्ट एक कंप्लीट स्ट्रेच है थार डेजर्ट जहाँ पे सनलाइट की कोई कमी नहीं है। जैसे अगर मैं पूरा एक्यूरेट डेटा बताऊं तो 365 दिनों में से 325 दिन ऐसे होते हैं वेस्टर्न राजस्थान में जहां पर क्लियर सनलाइट मिलती है। अब वेस्टर्न राजस्थान में तो इसका मतलब पंजाब, ये इसका सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर भी एग्जैक्टली यही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर लंबा चौड़ा कोई एक कॉमन इलेक्ट्रिक ग्रिड अगर स्टैब्लिश कर दिया जाए रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, तो क्या प्रॉब्लम है? दोनों कंट्रीज आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है हमें, तो उसके इसके लिए हमें किस पर जाने की जरूरत है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो ये एक हो जाता है पॉइंट। साथ में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो है साउथ एशिया के लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, वो तभी कंट्रोल हो पाएगी, तभी हम अवॉइड कर पाएंगे जब कोलैबोरेटिव मैनर में काम किया जाए। क्योंकि अगर इंडिया के जम्मू कश्मीर पंजाब में बाढ़ आती है, ये मान के चलो इंडिया के जम्मू कश्मीर या पंजाब में बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ का असर डेफिनेटली देखने को मिलेगा पाकिस्तान में भी, क्योंकि वो रिवर्स उधर जाएंगी। और अगर पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस होना, वहां की इंस्टेबिलिटी इंश्योर कर देगा, और वो फिर इंडिया के लिए इनसिक्योरिटी कर देगा। तो ऐसे में कोलैबोरेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। पर जो बार बार जो इशू आता है वो है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। वहां पर ये एक्सपर्ट्स का कहना भी है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी हैं कि जितनी बार भी इंडिया ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, कुछ गलत रिजल्ट फिर वहां पे मिला है। वो टेररिज्म वाला मुद्दा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के जो मुद्दा हाईलाइटेड रहता है, कश्मीर इशू जिसको हम बोलते हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा फंसा पड़ा है। ये चीज़ें आकर के और बाकी चीज़ों को गौण कर देते हैं, बिल्कुल माइन्यूट या मिनिमाइज कर देते हैं। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है भाई। अल्टीमेटली देश तभी तक है जब तक यहाँ पर लोग हैं, लोगों की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ को साथ आना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पाईवेयर फ्रॉम नोवेयर। बेसिकली पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड आपको पता है कि रविंद्रन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और उस रिपोर्ट को ज़्यादा रिवील नहीं किया पब्लिक में सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि थोड़ा सा सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू, इसलिए हम इसको पब्लिक में ओपन नहीं करेंगे। बाकी उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो हाईलाइट कर दिए, और उन पॉइंट्स को अगर हम रिवाइज करें तो उसमें क्या कहा गया था कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कॉपरेशन प्रॉपर नहीं दिया सिक्योरिटी का नाम लेकर के, ठीक है, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी का नाम लेकर के। दूसरी चीज़ ये कही गई कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स की इन्वेस्टिगेशन की गई थी, 29 मोबाइल फ़ोन्स थे। वैसे तो ये हुआ था, रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी, पिटिशन जो लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया था कि लगभग 300 के लगभग स्मार्टफोन्स हैं इंडिया के, जो कुछ जर्नलिस्ट के हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के हैं, कुछ NGO से रिलेटेड हैं। तो उनमें स्पाईवेयर पेगासस का इन्फेक्शन देखने को मिला था। पर 29 स्मार्टफोन्स को जब फॉरेंसिक रिपोर्ट जब उनकी आई तो पता पड़ा कि उनमें से 5 ऐसे स्मार्टफोन्स थे जिनमें इन्फेक्शन था किसी ना किसी मालवेयर का, पर हाँ वो पेगासस नहीं था। ये चीज़ इन्होंने बोली, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी, और बाकियों में बोलो कोई इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला, कोई भी एक तरीके का मालवेयर या कोई भी इस तरीके से वायरस कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें अपनी तरफ से ओपन कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर वापस उस रिपोर्ट को पैक करके रख दिया, बोले कि ये हम पब्लिक में ओपन नहीं कर सकते, और कमेटी ने ये चीज़ हमें शो की है। तो इस चीज़ को यहाँ पर राइटर जो है वो क्लियर करना चाहते हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट को जो करना था सुप्रीम कोर्ट ने किया, पर यहाँ पर जो प्रोसेस का मेथड है ना, जो मेथड है, जिस मेथड पे जो आपने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, ठीक है, जो कमेटी ने अपनी तरफ से कलेक्शन किया है, वो मेथड कहीं ना कहीं कुछ रिव्यू करने का पॉइंट बनाता है, क्योंकि हम एक साइबर पावर भी बनना चाहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हो, तो टेक्नोलॉजी में भी आपको सुपर बनने की ज़रूरत है। आपके लॉ एंड ऑर्डर में ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बाकी कंट्रीज़ की ट्रेंड और इंडिया की ट्रेंड की बात करें तो पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के जब क्वेश्चन उठाए गए तो फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, इन्होंने तो बोल दिया कि भाई हमने तो हमारी तरफ से तो कोई परचेज किया नहीं था। फिर यूएसए की बात करें तो यूएस ने ये कह दिया कि जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर कौन सा, पेगासस, ये सॉफ्टवेयर जो है वो FBI की डेमोन्स्ट्रेशन करवा दी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा दिया, बोले इसका देखो यूज़ कहीं पे हुआ नहीं है, ठीक है। और पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली जो कंपनी है NSO ग्रुप, उसका ये कहना है कि हम जो है ये स्पाईवेयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसीज को देते हैं, जो कि टेररिज्म और क्राइम को कंट्रोल कर सके, वो काम में लेती हैं।
तो इसका मतलब क्या हो गया, सरकारी संस्थाओं के पास में ये स्पाईवेयर अवेलेबल है और जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी जिसमें ये बताया गया कि 300 के लगभग फोन्स ऐसे हैं जिनमें इन्फेक्शन देखा गया है स्पाईवेयर का। तो सवाल ये था कि क्या सरकार ने इसका यूज किया या नहीं, अगर सरकार ने किया तो क्यों किया, और नहीं किया तो फिर पेगासस स्पाईवेयर इस तरीके से आप किसी और इंडिविजुअल को या जो भी कल्प्रिट्स हैं या फिर जो भी क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, उनको कैसे हाथ लग सकता है। तो ये सवाल थे और इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना था। ओके, तो लगभग 50,000 के लगभग स्मार्टफोन्स में इन्फेक्शन की बात की गई थी। इंडिया के 300 थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट में ये लगी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। अब कमेटी ने अपनी तरफ से बोल दिया कि रिपोर्ट दे दी, जो रिपोर्ट दी वो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। अब यहाँ पर सवाल एक तो ये आता है कि ये जो जिन कंपनीज ने देखो अलग अलग स्मार्टफोन थे अलग अलग कंपनियों के, जिनमें एप्पल भी था, गूगल, मेटा, ठीक है, ट्रेंड माइक्रो या प्रूफ पॉइंट, ऐसे करके इन कंपनियों ने मिल करके फिर पिटीशन डाली थी कि भाई ऐसे करके हमारे फ़ोन्स में इन्फेक्शन हो रहा है। या फिर इन कंपनियों के अंदर जिस बंदे के पास में, सिंपल सी बात है, अगर कोई जर्नलिस्ट एप्पल का फ़ोन यूज़ करता है और उसके फ़ोन में माल फंक्शनिंग हो रही है तो वो एप्पल स्टोर पे जाएगा, चेक कराएगा, और चेक कराने में पता पड़ा कि भाई उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में फिर बाद में देखा गया तो कॉमन चीज़ देखने को मिली, तो एप्लीकेशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट में कि एक बार आप चेक करो। ठीक है, ये जो स्पाईवेयर है ना, ये 0 क्लिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसका मतलब क्या है कि इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो हार्डवेयर यूज़ किया जाता है, उस हार्डवेयर से आसपास में एक नेटवर्क तैयार कर दिया जाता है, वर्चुअल नेटवर्क। और उस नेटवर्क में जैसे ही कोई स्मार्टफोन आएगा तो उस स्मार्टफोन को इस हार्डवेयर के थ्रू इजीली एक्सेस किया जा सकेगा, क्योंकि ये जो हार्डवेयर अपने हिसाब से जो नेटवर्क डेवलप कर रहा है, उस नेटवर्क में स्मार्टफोन आते ही उसमें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आप मतलब स्मार्टफोन यूज़र को क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसकी जो कंट्रोलिंग है, वो यहाँ पर इस हार्डवेयर के थ्रू ये क्रिमिनल जो भी होगा या फिर जो भी ऑपरेटर है इस सॉफ्टवेयर का, इस हार्डवेयर का, उसके हाथ में आ जाएगा। तो रिमोटली इजीली पूरा डेटा सब कुछ चेक करना पॉसिबल हो जाता है। स्पाईवेयर होता भी यही है, जासूसी करने का काम हो गया ये। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि हम ये तो नहीं बता सकते कि भाई क्या सही है क्या गलत है, पर हम एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कमेटी ने जो काम किया है, उस कमेटी के काम करने के तरीके को और कमेटी को कितनी एम्पावरमेंट, कितनी अथॉरिटी दी है, उस तरीके को हम थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, जिससे कि हम एक साइबर पावर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें हमारी तरफ से एक मैसेज चला जाता कि हाँ जी, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है कि नहीं। तो राइटर बोलना चाह रहे हैं, एक तो एग्जांपल ले रहे हैं कोविड के पॉइंट से, उससे आपको समझ में आएगा। देखो, कोविड में हम टेस्ट कराते हैं, अलग अलग टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऐसा तो है नहीं कि 100% सब करेक्ट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ फॉल्स पॉजिटिव होती है, कुछ फॉल्स नेगेटिव डेटा हमारे पास में आ जाता है। चेक कराने गए और इन्फेक्शन था नहीं, पर रिपोर्ट ने शो कर दिया इन्फेक्टेड है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया। और जब हम चेक कराने गए और इन्फेक्शन था पर बता दिया कि नहीं आपके इन्फेक्शन है नहीं, तो वो हो गया फॉल्स नेगेटिव। तो बोले ये स्कोप हर किसी में होता है, पर सवाल ये है कि जब किसी सिस्टम में आप गए, किसी सिस्टम को या किसी किट को आपने यूज़ किया, टेस्टिंग किट का, और उसका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो साफ साफ ये कहता है कि वो तो केवल फॉल्स डिटेक्शन ही देगा और कोविड से रिलेटेड वो कोई आपको इन्वेस्टिगेशन ही नहीं देगा, आउटकम ही नहीं देगा, तो क्या कोविड टेस्टिंग के लिए उस किट को यूज़ करोगे? तो आंसर क्या होगा आपका? नो। कोविड के लिए तो कोविड जो डिटेक्ट कर सके उन्हीं किट्स को हम यूज़ करेंगे। तो इसी पॉइंट को उठा करके राइटर बोल रहे हैं कि पेगासस स्पाईवेयर जैसे इन्फेक्शन को या स्पाईवेयर जैसे मालवेयर को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो मेथड क्या है हमने यूज़ किया है, वो मेथड प्रॉपर होना चाहिए। आज अगर हम डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को या डिजिटल फॉरेंसिक अप्रोच को जितना अच्छे से इंप्रूव करेंगे, उतना ही हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकेंगे। क्योंकि क्राइम होने के बाद में आज आप देखो कि कितनी ज़्यादा हैकिंग होती है, रैंसमवेयर कितने आते हैं कि आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फ़ोन में जो है फाइल्स उनको लॉक कर दिया और फाइल्स को ओपन करने की कोशिश की तो मैसेज आता है कि भैया इतने रुपए पे कर, फिर बाद में तेरी फाइल ओपन होगी। वो हो गए रैंसमवेयर, फिरौती मांगने वाले जो हो जाते हैं। तो ऐसे में कमेटी जो थी, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस कमेटी को भी इसी तरीके से काम करना था कि जो मेथडोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की वो होनी चाहिए थी कि हाँ वाकई में स्पाईवेयर्स को आप डिटेक्ट कर सको।
ठीक है। दूसरी चीज यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो कमिटी पे डाल दिया, ना तो पिटिशनर पे डाला ना गवर्नमेंट पे डाला। कैसे? कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और कमिटी को यह ढूंढना था कि स्पाईवेयर था या नहीं। अब कमिटी को साबित करना था या था या नहीं ये चीज, ठीक है। तो ऐसे में कमिटी अगर किसी से मांगे कि हाँ जी, किसी का मतलब हो गया पेटिशनर, पेटिशनर का मतलब गवर्नमेंट और जो कंपनियां हैं सारी या जो जर्नलिस्ट हैं एनजीओज हैं उनसे मांगेगी कि लाओ प्रूफ लाओ, आपके पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है, क्या आप साबित करो कि हाँ आपने गड़बड़ की है कि नहीं, या स्पाईवेयर आपके डिवाइसेस पे यूज हुआ है कि नहीं। तो जब कमिटी ये चीज डिमांड करेगी तो वहां पर पेटिशनर लाके दे या ना लाके दे, वो जो चीज है वो कमिटी के हाथ में नहीं थी। तो ऐसे में पेटिशनर को बाउंड कर सकते थे कि भाई आप अपने प्रूफ प्रॉपर मैनर में हमें अवेलेबल कराओ। साथ में आप देखो कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो प्रॉपर मैनर में डेवलप होनी चाहिए थी, ठीक है। इसके अलावा जो मेथड था वो हमने देख ही लिया। कोर्ट के द्वारा जो कमेटी अपॉइंट की गई, इसमें पेटिशनर से तो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड कर दी कमेटी ने कि भाई आपके पास में जो भी डेटा है वो सारी चीजें हमें अवेलेबल कराओ। पर सवाल यह है कि सेम स्टैंडर्ड कमेटी ने क्यों नहीं फॉलो किए? जब डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती तो आप उस चीज को आराम से बता सकते थे। तो एग्जामिनेशन डिटेल्ड होनी चाहिए थी, वो जो कि आपने ज्यादा फोकस में लिया नहीं। जैसे कि सैंपल कितने थे? 29 सैंपल्स, ठीक है, तो उसको थोड़ा एक्सपेंड किया जा सकता था। साथ में ये बोला जा रहा है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सील करके आपने पैक करके रख दी, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या उस कमेटी की रिपोर्ट की साइंटिफिक स्क्रूटनी हो पाएगी? क्या हमें यह कारण पता पड़ पाएगा कि क्या एक्चुअल में वजह है? तो ये चीजें क्या है कि साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आज हम खुद देखते हैं, देखो यहां पर अगर प्रॉपर मैनर में इन्वेस्टिगेशन इस रिपोर्ट का हो तब जाकर के पता पड़ेगा, बट सिक्योरिटी का नाम लेकर के रिपोर्ट को सील करके पैक कर दिया गया है और बोल दिया कि भाई आने वाले टाइम पर जब होगा तो फेवरेबल परिस्थिति देख करके बताया जाएगा, बाकी अभी फिलहाल इसको ओपन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहां पर इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्वेस्टिगेट करवाया जा सकता था कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। फिर बात आती है कि 5 मोबाइल फोन्स में आपने, स्मार्टफोन्स में स्पाईवेयर का, इस पेगासस का तो कोई लेन देन नहीं देखा, बट कोई ना कोई मालवेयर वहां पर डिटेक्ट हुआ, सम अदर मालवेयर बोला गया है। तो ये मालवेयर कौन से थे ये तो कम से कम डिस्क्लोज कर दो, ये तो कम से कम आप प्रॉपर मैनर में इन्वेस्टिगेट करवाते, जिससे ये तो पता पड़ जाता ना कि भाई क्या एक्चुअल में इश्यूज हैं, कहां कहां पर साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, कौन कौन से रैंसमवेयर या फिर मालवेयर यूज हो रहे हैं। फिर बाद में ये बोल दिया गया कि अगर हम इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज कर देंगे तो वहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि इस स्पाईवेयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें चीजें मिली हैं उनसे फिर और भी खतरनाक वाले मालवेयर डेवलप कर सकते हैं, जो भी क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं वो। फिर बात आती है फॉरेंसिक एविडेंसेस की, कि जितना ज़्यादा एक्यूरेटली फॉरेंसिक एविडेंसेस हम कलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिवली हम साइबर क्राइम्स को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम के लिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट हो जाता, ठीक है। हम खुद भी तो एक नेशन स्टेट, हमारे देश की अगर बात करें तो हम खुद एक स्ट्रॉन्ग साइबर पावर बनना चाहते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ पर अभी भी कोई डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई बिल या कोई कानून नहीं है। प्रिवेसी और सर्विलियंस जो है, इन दोनों के बीच में जो एक बैलेंस बनना चाहिए था कि एक इंडिविजुअल, उसकी प्राइवेट बातें, कौन सी चीज़ें प्राइवेट है जो कि पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, जो कि स्टेट को नहीं स्क्रूटनाइज करनी चाहिए, और स्टेट जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इंश्योर करने के लिए जो लोगों पे नजरें गड़ाए रखता है, वो कहाँ तक अलाउड है। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनना था वो बैलेंस प्रॉपर बन सकता था इस कमेटी की अगर प्रोसीडिंग प्रॉपर होती। दूसरी, डेटा प्रिवेसी बिल हमारे यहाँ पर अभी तक अवेलेबल है नहीं था, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये पेगासस वाला केस इससे संबंधित नहीं था कि भाई एक पर्सनल प्रिवेसी को हमें प्रोटेक्ट करना है, नहीं, यहाँ पर एक ब्रॉडर पॉइंट था। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता था, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कि इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल साइबर पावर बन रहा है या नहीं, ठीक है। और ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि हमारे हाथ से निकल गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो सील करके रख दी गई है रिपोर्ट को, ठीक है, क्योंकि हमें एक साइबर पावर बनना है तो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनको हमें समझना होगा। अब उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है तो अकॉर्डिंगली काम करना होगा, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर हमें हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है हमारे सिटीजन्स की।
तो ये जो पॉइंट है ये बता रहे राइटर कि कमिटी ने रिपोर्ट में क्या कहा, क्या नहीं कहा, सही क्या है, गलत क्या है, वो नहीं बता रहे, बट ये चीज की जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है सिनेमैटिक डिमोलिशन। देखो नोएडा में आपको पता है जो ट्विन टावर्स थे उनको डिमोलिश किया गया था, तो उसको लेकर के आर्टिकल लिखा है यहाँ पर संजय श्रीवास्तव जी ने। देखो ये चीज़ एकदम क्लियर है कि हमारे यहाँ पर शहरों का जो डेवलपमेंट है वो पहले भी बहुत ही लापरवाही के तरीके से हुआ था। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, छोटी पॉपुलेशन के हिसाब से सिटीज़ डेवलप कर दी, जहाँ पर ना तो सिविल लाइन प्रॉपर काम करती है, ना ड्रेनेज सिस्टम सिविल लाइन है वो प्रॉपर काम नहीं करती है, बाढ़ आ जाती है थोड़ी देर के अंदर ही, या फिर इकोलॉजिकल इश्यूज हैं, पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आज के टाइम पर भी वही लापरवाहियाँ हो रही हैं जो लापरवाहियाँ पहले थी, बस फ़र्क कितना सा करने का तरीका बदल गया। आज अगर देखें लैंड, प्राइवेट रियल एस्टेट और स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और ज़मीन, इन तीनों का जो रिलेशन है वो ज़बरदस्त तरीके से चेंज हुआ है। जहाँ पर इसी का एक आइडिया था कि नोएडा में जो ट्विन टावर्स डिमोलिश हुए हैं वो इसी पॉइंट की मिली भगत है। वैसे देखा जाए तो ट्विन टावर को जब तोड़ा गया तो लोग बहुत चीयर कर रहे थे कि हाँ वाकई में इसको टूटना चाहिए था इस तरीके से। तो ये एक सिंपल सा एक सिंबल है क्या कि हमारे यहाँ पर जो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जो सबको हाउसिंग फैसिलिटी देने की बात करते हैं, वहीं पर कुछ लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे का ध्यान रखते हुए इकोलॉजी को, लीगैलिटी को, इन सारी चीज़ों को ताक पे रख देते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे ये जो है बिल्डिंग बनवा लेते हैं। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर शहर हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अर्बनाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू है। और अर्बनाइजेशन में मेनली हो क्या रहा है, गाँव की जो ज़मीनें हैं वहाँ पर लोग सेटल हो रहे हैं। ठीक है, और वो सेटलमेंट भी कोई प्लान्ड मैनर में नहीं हो रहा है। और ये जो चीज़ है ना यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जैसे आज दिल्ली का हम एग्जाम्पल लें, दिल्ली मेन जो सिटी है वहाँ इस सिटी को छोड़ करके आउटर एरिया जो है, जैसे ये एक्सटेंशन वाला पोर्शन है, नोएडा वाला ले लो, गुड़गांव साइड में आ जाओ, तो ये सारे मिलाकर के एनसीआर बोला जाता है इनको, नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, क्योंकि दिल्ली तो खुद है ही, इसके अलावा एक्सटेंडेड एरिया को एनसीआर बोल दिया जाता है। अब आप देखो ये 20th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वहाँ पर सबसे पहले तो दिल्ली में जो ज़मीनों के भाव थे उसको राइज करने में मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी थी, और उसी की वजह से फिर बाहर की तरफ, गाँव की तरफ लोग निकलना शुरू कर गए थे। 1937 में दिल्ली इंप्रूवमेंट्स ट्रस्ट स्टैब्लिश किया जाता है और 1957 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए स्टैब्लिश की जाती है। और ये दोनों की दोनों एंटिटीज़ ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर दी कि दिल्ली में कोई भी ज़मीन बिकेगी या कोई खरीद फरोख्त कुछ भी होगी ज़मीनों की, वो हमारे थ्रू होगी, किसी और के थ्रू हो ही नहीं सकती। अब ऐसे में ज़मीनों के भाव पहुँच गए स्काई रॉकेटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा। ऐसे में फिर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि चलो दिल्ली में ही तो नहीं कट रही है ना ज़मीनें, कोई बात नहीं, दिल्ली के आसपास वाले एरिया में खेत हैं, गांव हैं, उनको खरीद करके वहां पर प्लॉट काट देते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं। इस तरीके से ये सिटीज़ हैं वो बाहर निकलती रहती हैं। और प्राइवेट सेक्टर क्यों करता है कि बोले ये ज़मीनें खेती वाली जो एग्रीकल्चर से हम नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ पैसा लगेगा, वो लगा करके और फिर महंगे भावों में वो ज़मीनें बांटेंगे मिडिल क्लास के लोगों में और उनसे पैसे लेंगे एक नंबर। इस तरीके से अर्बनाइजेशन है वो एक्सपेंड हो रहा है, और वो भी अनप्लान्ड मैनर में। क्यों? सब जो भी प्राइवेट सेक्टर के रियल एस्टेट जो एक्टर्स हैं वो अपने फायदे का देख करके और फिर बाद में वो अर्बनाइजेशन एक्सपेंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो तो मोनोपोली दिल्ली वाले एरिया में कर ही चुकी है, बट एरिया जो है हरियाणा और यूपी वाले एरिया में वहाँ पर लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। और ये शुरुआत हो गई थी 1980s से, जब लोगों की इनकम बढ़ने लगी। और 1990 में आपको आते आते पता है कि लोगों की इनकम थोड़ी और एक्सपेंड हुई, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो होम लोन मिलने लग गए थे। ठीक है, दूसरी चीज़ मिडिल क्लास की जो इनकम लेवल है वो बढ़ गई थी, मिडिल क्लास का वॉल्यूम है वो भी बढ़ा, कुछ लोग गरीबी से बाहर भी निकले। ओवरसीज रेमिटेंस जो बाहर गए हुए लोग थे उन्होंने भी अपनी तरफ से पैसा भेजा घर वालों को। तो कुल मिलाकर के एक हाउसिंग मार्केट है ना वो डेवलप हो गया, और उसी हाउसिंग मार्केट का रिजल्ट आज ये है कि इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है। और वहाँ पर बेनिफिट कौन उठा रहा है? स्टेट और रियल एस्टेट दोनों। रियल एस्टेट का मतलब ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम करते हैं वो लोग, बिल्डर्स। ठीक है, अब आप देखो कि एक पब्लिक गुड के लिए जो काम होना चाहिए, जनता के फायदे के लिए, वो अब डैमेज होता चला जा रहा है।
फायदे की केवल इतनी सी है कि पैसा कैसे बनाया जाए। 1980 से लेकर अभी तक यही चीज देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे रेगुलेशंस आए हैं जिनको बहुत ज्यादा जिन्होंने बहुत ज्यादा फेवर किया है इस तरीके के रियल एस्टेट के एक्सपेंड होने को अनरेगुलेटेड मैनर में। ठीक है, आप देखो कि कोई जमीन है यहां पर, इस जमीन के भाव अगर सस्ते हैं तो यहां पर प्लॉट काट दिए जाएंगे और वो प्लॉट बेच करके पैसे कमा लिए जाएंगे। पर पता पड़ा कि इस जमीन को जब काटने की बात हुई थी उसके जस्ट बाद में, कुछ दिनों बाद में पता पड़ता है कि वहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। बड़े प्रोजेक्ट का मतलब एक छोटी सी अगर हम बात करें कि वहां पर एक वो आ गया, क्या बोलते हैं, स्टेडियम आ गया। अब यहां पर अगर एक स्टेडियम आता है तो वो स्टेडियम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जमीन की भाव बढ़वाएगा कि नहीं? लोग रहना पसंद करेंगे, जो लोग मैच देखने के लिए आएंगे वो होटल्स में रुकेंगे। इसका मतलब अब इस जमीन की कॉमर्शियल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट को अप्रोच करके क्या बोलेंगे कि साहब वो पिछली वाली स्कीम थी वो थोड़ा सा स्क्रैप करो, अब नई में थोड़े से भाव बढ़ाने अपने को। कैसे? बोला भाव बढ़ेगा तो आपको भी थोड़ा रेवेन्यू मिल जाएगा और हम भी इसको कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज करेंगे तो और ज्यादा पैसा हम कमा पाएंगे। तो ऐसे में स्टेट और रियल एस्टेट मिलकर के इलीगल मैनर में काम करने लग गए। ऐसी परिस्थितियों में आज देखो दिल्ली में स्कूल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ थी, कहाँ से कहाँ इनको ले गए और वैल्यू बढ़ा दी इनकी बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में। या फिर एक छोटा सा पॉइंट ये देखो कि जब सिटीज में हम जाते हैं, ये दिल्ली का तो केवल एग्जांपल है, आप कोई भी सिटी उठा करके देख लो, जब हम किसी भी सिटी में जाते हैं तो जहां पर भी प्राइवेट डेवलपमेंट हुआ है वहां पर कोई भी रोड आपको स्ट्रेट नहीं दिखेगी, वहां पर रोडें यूं जिगजैग जिगजैग दिखेगी। इससे फायदा सबको है, इसमें गवर्नमेंट को फायदा है, पॉलिटिशियन को फायदा है। सीधी सी बात है, रोड आड़ी टेढ़ी अगर है तो उसको बनाने में पैसा ज्यादा लगेगा, सर्वेयर को भी जब बार बार अपना काम करने में टाइम लगेगा, तो कुल मिलाकर के एक काम जो 10 रुपए में हो सकता था वही 50 रुपए में होने लग जाएगा। और उस 50 रुपए में जो एडिशनल 40 रुपए ऐड हो गए ना, वो 40 रुपए में से मुनाफा कमाएंगे कौन? ये जो बिचौलियां, जिसमें गवर्नमेंट की भी आ गई, पॉलिटिशियन भी आ गए और रियल एस्टेट के सर्वेयर के सब आ गए इसमें। ये बेनिफिट कमाते हैं, बर्डन आ गया किस पे? जनता पे। ठीक है, मेजरमेंट को लेकर के एम्बिग्यूटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव की जमीन को आप शहरी जमीन में कन्वर्ट कर रहे हो और साथ में वो कन्वर्जन जो कर रहे हो उसमें कहां कहां पर कैसे प्लॉट काट रहे हो वो कोई तरीका नहीं है आपके पास में। तो उस वो जो कमियां हैं, वो जो गैप्स हैं, उन लूप होल्स का फायदा उठा करके पैसा कमाया जाता है। टेक्नोलॉजी है वो यूज की जा सकती है, बट वो ये टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा डिप्लॉय नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर के एक प्रॉपर मैनर में जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए उसमें नहीं हो रहा है। अब ये जो डिमोलिशन हुआ है इसको देख करके खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि इसमें भी यही कुछ था कि इलीगल मैनर में बनाई गई ये बिल्डिंग थी। सरकार ने, गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अप्रूवल दिए हैं, बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, पर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो ये बिल्डिंग तोड़ दी गई। चलो ठीक है, पर सवाल ये, कोर्ट की जुडिशरी के इंटरवेंशन के बाद में टूट गई, कोई बात नहीं, पर सवाल ये है कि क्या ये एक ही बिल्डिंग है ऐसी जो कि इलीगल मैनर में बनी हुई है? तो ऐसे में पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं उनको ठीक करना होगा। और वो कैसे हो सकती हैं? सबसे पहली चीज तो एक वेल स्टैब्लिश पैटर्न में डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इलीगैलिटी जो भी है वो एक्सपोज होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग अगर बने तो उसकी फिटनेस, उसका टाइम, मैनर, सारी चीजें देखने की जरूरत है। ओके, इसके अलावा एनक्रोचमेंट कहाँ कहाँ पर हो रहा है, अतिक्रमण कहाँ हो रहा है, उसको ठीक करना जरूरी है और उसमें लोगों का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जैसे लोग भी हाँ में हाँ मिला देते हैं, फिर गड़बड़ होती जाती है। इस तरीके से एनवायरमेंटल इशू, इकोलॉजिकल इशू बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने देखा होगा वो जो डिमोलिशन किया उसके पास में बहुत बड़ा एक ग्रीनरी थी। अब अगर वो बिल्डिंग वहां पर अलाउड होती तो वो ग्रीनरी आने वाले कुछ समय में गायब हो सकती थी, वहां पर नई बिल्डिंग जाती। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारे एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के अवेयर सिटीजनशिप भी, सिटीजन्स का अवेयर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और जो भी वहां पर स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट हो, मार्केट हो, हमारा पार्टिसिपेशन हो, इसमें जो भी गड़बड़ियां उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, आप जरूर एक बार पढ़ लेना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।